16 विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की होगी समीक्षा। इसे लेकर मुख्यमंत्री धामी ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। जन समस्याओं का शीघ्रता से हो समाधान। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर सियासत हुई जारी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की सिफारिश। अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था राज्य का निर्माण, कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। मुख्य सचिव ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के दिए निर्देश। मुख्य सचिव ने डीएम और डीएफओ के साथ की बैठक। इको टूरिज्म में रोजगार सृजन की संभावनाएं, जो जनपद अच्छा कार्य करेंगे उन्हें किया जाएगा पुरस्कृत। अमृतपाल के समर्थकों की अरेस्टिंग के बाद हुआ अलर्ट। सभी इलाकों में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स किया गया तैनात। सोशल मीडिया पर रखी जा रही है विशेष निगरानी। खालिस्तान के प्रति झुकाव रखने वाले लोग चिन्हित। और लाल कुआं में चैत्र नवरात्र की धूम। दूर दूर से माता लक्ष्मी के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। सुख समृद्धि संपन्नता की मांगी कामना। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। और वक्त है अपना उत्तराखंड का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि विधायकों की ओर से अपने विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं रखी जा रही हैं उनका अधिकारी शीघ्रता से समाधान करें और अधिकारी ये भी सुनिश्चित करें कि सामान्य प्रक्रिया के तहत चलने वाले कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में क्षेत्रों की छोटी समस्याएं न आए, इनका निदान जिलाधिकारी जनपद स्तर पर यथाशीघ्र करें। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए और विभागीय सचिव विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए अपने विभागों की नियमित समीक्षा भी करें। उन्होंने कहा कि विधानसभाओं के विकास कार्यों की समीक्षा हर 3 माह में की जाएगी। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बागवानी, कृषि और पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावना है। इन क्षेत्रों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए और तेजी से विकास कार्य किए जाएं। वहीं स्थानीय स्तर पर लोगों को स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध होने से पलायन भी रुकेगा। किसानों को बागवानी और खेती के लिए उन्नत किस्म के बीज के साथ पौध की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत पेयजल आपूर्ति की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। बैठक में विधायकों द्वारा सड़कों के निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने, बाढ़ सुरक्षा के कार्य, पेयजल की समस्या, कूड़ा निस्तारण की समस्या, ड्रेनेज और सीवरेज की समस्या से भी अवगत कराया गया। और चलिए सीधे आपको ये चलते हैं। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 2015 में दिल्ली में बसों की संख्या 5600 थी, ये बढ़ के 7389 हो गई। और पिछले साल बजट में हमने, अक्सर बजट में अनाउंसमेंट्स होते हैं, लागू नहीं किया जाता, हमने अनाउंस किया था कि दिल्ली को तिरंगों का शहर बनाएंगे। आज दिल्ली में आप कहीं चले जाइए, 500 बड़े बड़े तिरंगे लगाए गए हैं। जहाँ भी जाते हैं आप तिरंगे देखते हैं, आपके अंदर देशभक्ति की भावना जागती है। दिल्ली को वाकई तिरंगों का शहर बना दिया गया। और अब खबर है देहरादून से, जहां जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। दरअसल हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बीते रोज केंद्र सरकार को पत्र लिखकर हवाई अड्डे का नाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की सिफारिश की है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अब सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी जॉली ग्रांट हवाई अड्डे को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करना चाहते हैं। लेकिन 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो केंद्र को प्रस्ताव भेजा था कि हवाई अड्डे का नाम
गुरु शंकराचार्य के नाम पर होना चाहिए। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने सवाल खड़े किए और उन्होंने सवाल किए कि बीजेपी के लोग बताएं कि आखिर आदि गुरु शंकराचार्य से और पूर्व सीएम हरीश रावत के प्रस्ताव से उन्हें दिक्कत क्या है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया था। कि पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्र सरकार को जॉली ग्रांट देहरादून हवाई अड्डे का नाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर करने का प्रस्ताव भेजा है। ऐसा ही एक प्रस्ताव 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा भी केंद्र सरकार को भेजा गया था और उनके द्वारा भी इसे स्वर्गीय अटल जी के नाम पर करने की गुहार लगाई गई थी। लेकिन 2016 में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम पर जॉली ग्रांट हवाई अड्डे का नाम करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। अब भाजपा के लोग कम से कम गनीमत है, उन्होंने गौतम अडानी जी के नाम पर इस हवाई अड्डे को रखने की बात नहीं कही और अटल जी का नाम लिया है। लेकिन कम से कम त्रिवेंद्र जी हों या पोखरियाल जी हों, उनको ये तो बताना चाहिए कि हरीश रावत जी के प्रस्ताव से उनको क्या दिक्कत है। अब कांग्रेस को अटल जी के नाम पर आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। आखिर आज इस राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कांग्रेस को मिली है तो तभी मिली जब राज्य बना है, और इस राज्य की निर्माण में अटल जी के योगदान को उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं सकती है और एक सकारात्मक निर्णय है। अभी ठीक है कि आज वो जिसको उठा रहे हैं तो उनके समय उनके कालखंड में समय था जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं, तो उस नाम पर भी करते तो आपत्ति हमको कोई नहीं थी। आज उनको आपत्ति उठाने का कोई औचित्य बनता नहीं है। देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी और चमोली के जिलाधिकारियों और डीएफओ के साथ बैठक की है। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश का अधिकतर भाग वन क्षेत्र होने के चलते यहां इको टूरिज्म की अत्यधिक संभावना है और इको टूरिज्म में अधिक से अधिक रोजगार सृजन की संभावनाएं भी हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि वन विभाग को इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट अधिकारियों को नियामक मानसिकता से बाहर निकलकर पर्यावरण और वन को नुकसान पहुंचाए बिना प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी निभानी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सभी जनपदों को इस दिशा में काम करना है। जो भी जनपद अच्छा कार्य करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म साइट्स को विकसित करने के लिए प्राकृतिक सामग्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग कर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स से परहेज किया जाए। दरअसल इको टूरिज्म साइट्स को जानकारी के लिए सभी होटल और रिजॉर्ट्स में पैम्पलेट्स आदि रखने के निर्देश दिए ताकि पर्यटकों को अपने आसपास स्थित ऐसे स्थानों की जानकारी मिल सके। साथ ही गूगल मैप में भी आसपास के पुराने पर्यटन स्थलों के साथ नए स्थल भी पर्यटकों को मिल सकेंगे। उन्होंने सभी प्रकार के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों से फीडबैक लिए जाने के लिए सिस्टम विकसित करने के निर्देश भी दिए और कहा कि पर्यटकों से कमियों की जानकारी के साथ ही सुझाव लेकर उन्हें दूर किए जाने की दिशा में काम करें। और अब खबर है हल्द्वानी से, जहां विधायक सुमित हृदयेश ने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हर विधानसभा के विधायकों से 10-10 प्रस्ताव मांगे हैं। साथ ही शहर की बड़ी योजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सुमित हृदयेश ने बताया है कि उनके द्वारा लगभग 1067 करोड़ के 10 प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किए गए थे और उसी के आधार पर अब समीक्षा की जा रही है। विधायक ने कहा कि सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार से हमें उम्मीद है कि वो हल्द्वानी के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो वो सरकार और मुख्यमंत्री दोनों को बधाई देंगे। नहीं, देखिए, वो जो 10 विकास कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी कि सारे विधायक प्रस्तुत करें, तो उस श्रृंखला में हल्द्वानी के 1067 करोड़ के प्रस्ताव बने हैं। इसके अतिरिक्त रिंग रोड 2000 करोड़ की और जू 330 करोड़ के आसपास की लागत का निकला है। तो इतने विकास कार्य हल्द्वानी के हैं जो अनिवार्य हैं। रक्षिया नाला हो, कलसिया नाला हो, यहाँ पे जो शैक्षिक संस्थान हैं उनकी जो बदहाली है, चाहे अस्पतालों में जो जीर्णोद्धार के कार्य होने, तो कई सारे ऐसे विषय थे। और ISBT की मुख्यमंत्री जी कह रहे थे उन्होंने वन भूमि कहीं चयनित करी है, उसका वैसे अभी यहाँ के स्थानीय अधिकारी को कोई जानकारी नहीं है।
तो देखते हैं, अभी कार्य मैं सारे प्रस्तुत करूंगा। मैं अपनी तरफ से मैं जनता को आश्वस्त करता हूं, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, प्रयासरत रहूंगा कि विकास हल्द्वानी का सर्वोच्च हो, और जो विकास करेगा चाहे किसी सरकार में हो, किसी कालखंड में हो, उस सरकार की भी बड़ाई होगी और धन्यवाद भी दिया जाएगा। पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के समर्थकों की अरेस्टिंग के बाद अब उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में पुलिस सघन चेकिंग के साथ ही सभी इलाकों में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर विशेष नजर भी रखी जा रही है। अफवाह फैलाने वालों और सोशल मीडिया पर इस संबंध में भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि आए दिन ऊधम सिंह नगर में खालिस्तान के प्रति झुकाव रखने वाले लोग चिन्हित होते रहे हैं। ऊधम सिंह नगर में खालिस्तान को लेकर हमदर्दी रखने वाले लोग हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म पर इस संबंध में पोस्ट करने और शेयर करते थे। उनको पुलिस ने चिन्हित कर काउंसलिंग की है। वहीं मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बी मुरुगेशन का कहना है कि किसी भी प्रकार से कोई भी खालिस्तानी समर्थक किसी भी तरह से कोई पोस्ट करता है तो कार्रवाई होना तय है। वैसे ऐसा है ना कि कोई किसी ने जाने में कुछ कमेंट कर रहा है उस पर, फिर उन लोगों को काउंसलिंग हो रही है, भाई ये आपने जो करे वो गलत है, काउंसलिंग हो रही है। जब ज़्यादा परसिस्टेंट हमको लगा कि इस पर काफ़ी हमको काम करना है तो फिर उनको खिलाफ फिर कार्रवाई भी की जाए। हमारी ऊधम सिंह नगर और जो बाकी थोड़ा बहुत इधर अपने हरिद्वार यहाँ का अलर्ट किया हुआ, खास करके ऊधम सिंह नगर में हमारी मॉनिटरिंग स्टेप अप की हुई है। और अब खबर है हल्द्वानी से, जहां अमृतपाल सिंह को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 15 दिन पहले ही प्लान तैयार कर लिया था। इसके बावजूद पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब रही। इस बीच अमृतपाल और उसके समर्थकों की तलाश में पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। वहीं अमृतपाल और उसके समर्थक उत्तराखंड के रास्ते नेपाल सीमा में ना घुस जाएं, इसको लेकर भी पुलिस ने उत्तराखंड में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। उत्तराखंड पुलिस को स्केच दिया गया और उसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों में चस्पा किया गया। साथ ही भारत नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि वो यहां से नेपाल भाग न पाए। इसको लेकर पुलिस इंडो नेपाल बॉर्डर पर सर्च अभियान भी चला रही है और पुलिस गुरुद्वारों, होटलों, भारत नेपाल सीमा के कई इलाकों में अभियान भी चलाया है। नहीं, इस पे हमारे पास जो है उसकी डिटेल पंजाब पुलिस ने शेयर की है। जो भी वांछित अभियुक्त है 5 लोगों की पूरी, अमृतपाल के साथ अन्य और 4 लोग हैं, उनके पूरे पोस्टर्स वगैरह हमारे पास जो है वो आए हुए हैं। तो हमने उसके पूरे पोस्टर्स जो है वो कलर प्रिंट आउट भी जो है, बॉर्डर्स जो हमारी लगी हुई है, नेपाल से लगी हुई और उत्तर प्रदेश से लगी हुई जो सीमाएं हैं वहाँ पर पूरे पोस्टर्स बांटे हुए और सघन जो है वो चेकिंग पुलिस वहाँ कर रही है। और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। इसमें हम लोग ने जो हमारे जो ऐसे संवेदनशील एरिया है वहाँ कुछ बैठकें भी किया है, लोगों को भी सचेत किया है इस बारे में कि इस बारे में कुछ भी किसी को जानकारी हो तो पुलिस से शेयर करें। अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए कई एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं। ऊधम सिंह नगर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसको लेकर ऊधम सिंह नगर में भी हाई अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट के बाद पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्र में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इसके साथ ही 5 थानों में पीएसी तैनात की जा चुकी है और अमृतपाल के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में अराजक तत्वों पर नजर बनाने और चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। निश्चित तौर पे ये पहले भी जो है ऊधम सिंह नगर पंजाब से काफी इनके रिलेशन है, रिश्तेदार है, काफी जुड़े होते हैं, नजदीकी तार है, आपस में जुड़े हुए हैं, रिश्तेदारियां है। तो इसमें जो है हमने यहाँ अलर्टनेस जो वांछित है पंजाब में, यहाँ भी पूरे देश में अलर्ट है, यहाँ भी विशेष तौर पे अलर्ट है। तो यहाँ पे हमने सत्यापन अभियान चलाया हुआ है और उनके पोस्टर्स और जो वो भी जारी किए हुए हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश की सीमाएं, नेपाल की सीमाएं, यहाँ पे भी जो है वो पूरा चेकिंग और चौकसी जो है वो जारी है। यहाँ पर राजधानी देहरादून में क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेले में 30 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया और इंटरव्यू के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन भी किया गया। आपको बता दें कि रोजगार मेले के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस बीते 6 मार्च से शुरू हो गया था। रोजगार मेले के दौरान साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया गया। जो अभ्यर्थी रोजगार मेले में शामिल होने आए उन्होंने बायोडाटा, मूल प्रमाण पत्र, पंजीयन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और आईडी प्रूफ लेकर ही साक्षात्कार में पहुंचे। फिलहाल रोजगार मेले के माध्यम से टेक्नीशियन, कोऑर्डिनेटर, ड्यूटी मैनेजर, मशीन ऑपरेटर, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव समेत तमाम पदों पर नियुक्तियां दी गई।
ये बताना चाहूँगा कि माननीय निदेशक महोदय और जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशानुसार आज दिनांक 21 तारीख को क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो कि अभी चल रहा है। और उसमें अभी हमारे पास लगभग ऑन पेपर 41 कंपनीज ने अपनी सहमति प्रदान की, जिसमें से लगभग 35 कंपनी अभी तक आ चुकी हैं। थोड़ा बारिश के चलते कुछ कंपनी भी और शेष आनी बाकी हैं, और 41 कंपनियों के लिए लगभग 1246 रिक्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि मिनिमम सैलरी 7,000 से लेकर 35,000 तक की है। और इसमें कि अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। लगभग 5 से 6 सेक्टर्स की कंपनी अलग अलग आई हैं, जिनमें कि ITI के अलग हैं, पॉलिटेक्निक के अलग है, 8th पास अलग है, 10th पास, 12th पास, कॉमर्स के लिए अलग अवेलेबल है। और इस तरह अन्य क्षेत्रों की जो कंपनी टोटल मिला के 41 कंपनीज को इन्वाइट किया गया। और बच्चों में उत्साह भी है और बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हमारा निवेदन भी रहेगा कि वो लोग इन कंपनियों में अपने इंटरव्यू को भी दें और अपने लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करें। और अब खबर है देहरादून से, जहां RTO कार्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य कारण प्रदूषण पर अंकुश लगाना था। सेमिनार में कई स्टॉल भी लगाए गए थे, जिनमें तरह तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों को दर्शाया गया। वहीं देहरादून के RTO सुनील शर्मा ने कहा है कि सेमिनार का मुख्य कारण ये भी था कि उत्तराखंड में पॉल्यूशन रिसर्च ग्रुप है, जिसमें छात्र पॉल्यूशन पर रिसर्च कर रहे हैं और इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देहरादून में आम जनता को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या सरकारी ट्रांसपोर्ट किस तरह की सुविधाएं दे रहा है और किस तरीके से डीजल के वाहनों को हटाकर इलेक्ट्रिकल वाहनों को लाया जाए, उस पर भी मंथन किया जा रहा है। का मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी देहरादून और उत्तराखंड में जो पॉल्यूशन से संबंधित रिसर्च ग्रुप हैं या रिसर्च प्रोफेसर्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो पॉल्यूशन कम करने के लिए वाहनों पर रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे डिसीजन मेकर्स जैसे हमारे मंत्री जी और हमारे सचिव साहब, और ऐसे ऑफिसर जो फील्ड में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे हम RTO, सारे TTO, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना और ये इस पर मंथन करना कि देहरादून के अंदर जो हम ट्रांसपोर्ट सुविधा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, उसमें हम इसको कैसे प्लान कर सकते हैं, ऐसे कौन से वाहन हैं जो कि इकोनॉमिकली वायबल भी हो लोगों के लिए और बहुत लंबी उनकी लाइफ स्पैन भी हो, इस पर मंथन करना। ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसे कौन सी नई किट्स हैं जो कि पुराने। और चलिए अब खबर है रामनगर से, जहां नवरात्रि और रमजान पर्व को लेकर स्थानीय प्रशासन ने शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया और इन पर्वों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील भी की। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए CO बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया है कि रमजान और नवरात्रि पर्व को लेकर सभी से शांतिपूर्ण तरीके से इन पर्वों को मनाने की अपील की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर और मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर सभी से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करने का अनुरोध भी किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पर्व के दौरान शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में मौजूद सभी धर्मों के लोगों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग करने का भरोसा दिया। देखिए, रमज़ान और नवरात्र का पर्व आने वाला है। इसके संबंध में हमारे द्वारा रामनगर के गणमान्य व्यक्तियों, समाज के मौजूद लोगों को बुलाकर एक शांति समिति की मीटिंग ली गई है, जिसमें उनके द्वारा सुझावों पर अमल करते हुए दोनों त्योहारों को अच्छी तरह मनाया जाएगा। इसके अलावा G20 का जो यहाँ आयोजन होने जा रहा है, उसे सफल बनाने के लिए हमारे द्वारा सभी लोगों से अपील की गई है और इसको सफल बनाएंगे। और अब बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पुलिस ने आगामी रमजान और नवरात्रि को लेकर अमन कमेटी की बैठक की है, जिसमें सभी धर्मों के गणमान्य लोग मौजूद रहे और आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ आगामी त्योहार मनाए जाने की अपील की है। बैठक में ध्वनि उपकरणों सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा पुलिस ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और उसे फैलने से रोकें, साथ ही अराजक तत्वों पर नजर रखी जाए, पुलिस को सूचना दें। उधर सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया है कि पर्व के मौके पर पानी, बिजली और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए परमिशन होना अनिवार्य है। ये आपकी क्या था मामला? ये शहर के सभी धर्मगुरुओं की बैठक ली गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। उनसे उनकी अपेक्षाओं से अवगत हुआ गया है। उन्होंने अपनी अपेक्षाएं बताई हैं धर्मगुरुओं ने, और हमारे द्वारा उनको कानूनी पहलुओं की जानकारी दी गई है कि वो किसी भी दशा में 15 दिन से ज़्यादा की परमिशन नहीं ले सकते हैं और
कितने डेसिबल तक वो अपने ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, उनको अवगत कराया गया है। इसमें आम सहमति ये बनी है कि धर्मगुरुओं द्वारा हमें ये आश्वस्त किया गया है कि वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्मगुरु या कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि नवरात्र का त्यौहार और रमज़ान का पवित्र महीना प्रारंभ हो रहा है, जिसको लेकर आज यहाँ थाने में सभी अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग की टीम और जो धर्मगुरु हैं सभी उन धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक संपादित की गई है, जिसमें कि जो विभाग हैं उनको साफ़ सफाई, पानी की व्यवस्था, इन सभी के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही जो हमारे धर्मगुरु हैं उनसे ये अपील की गई है कि जो हमारे माननीय न्यायालय के ध्वनि संबंधी नियम हैं, जो मानक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, उसी के अंतर्गत ही हम इसमें उनको परमिशन अनुमन्य करेंगे और उसी के अंतर्गत ही सभी परमिशन दी जाएंगी। और इस प्रकार उनसे अपील की गई है कि शांतिपूर्वक इस कार्य को संपादित करने में हमें भी सहयोग दें और हम भी उनका साथ दें। खबर है लालकुआ से, जहां चैत्र नवरात्र के शुरुआत के दिन से ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से बेरी पड़ाव स्थित महालक्ष्मी मंदिर पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के मौके पर दूर दूर से भक्त और श्रद्धालु पहुंचकर माता लक्ष्मी के सभी रूपों के दर्शन कर मनोकामना मांगते हैं और माता के दर्शन कर सभी श्रद्धालु सुख समृद्धि और संपन्नता की कामना भी करते हैं। मंदिर के महामंडलेश्वर सोमेश्वर यति महाराज ने बताया है कि चैत्र नवरात्र का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और पहले दिन से ही मां शैलपुत्री का आशीर्वाद लेने के लिए लोग दूर दूर से यहां आ रहे हैं। आज ये बासंती नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा नया संवत्सर 2080 शुरू हो रहा है। नल नामक संवत्सर है और माँ भगवती नाव पर सवार होकर के आज आएंगी और घट स्थापना होगा और श्री महालक्ष्मी मंदिर में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है और यहाँ पर अनेक श्रद्धालु प्रातः काल से ही माँ भगवती की आराधना के लिए आ रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। आज जैसे प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री का है तो लोग भगवान शैलपुत्री जी की पूजा कर रहे हैं, साथ ही 9 देवियों के दर्शन हो रहे हैं और महालक्ष्मी मंदिर में आकर के सभी लोग नतमस्तक हो रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का महत्व तो बहुत विशेष है क्योंकि आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। हिंदुओं का ये नया वर्ष संवत्सर के रूप में मनाया जाता है। तो उत्तराखंड के लालकुआ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज से हो गई है और किस तरीके से आज मंदिरों में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला, मंदिरों में एक अलग ही रौनक देखने को मिली, क्योंकि आज लोग माँ शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं, यानी कि दुर्गा माँ के पहला जो उनका अवतार था उसकी आज पूजा की जा रही है। और माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए आज माँ के दरबार में लोगों की भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे और उन्होंने मत्था टेका, पूजा पाठ किया, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। खासतौर पर महिलाओं को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इसके साथ ही हालांकि हर वर्ग के जो युवा हैं वो आज मंदिरों में पहुंचे। उत्तराखंड के लालकुआ की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। माता लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए थे और अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए सुख समृद्धि और संपन्नता की कामना सभी ने की है। आपको बता दें कि आने वाले 9 दिन तक इसी तरीके से दुर्गा माँ की पूजा की जाएगी। उनके अलग अलग रूपों, उनके अलग अलग स्वरूपों का इसी तरीके से पूजा उनकी होनी है। और आज जिस तरीके से हमने आपको बताया कि चैत्र नवरात्र की शुरुआत है और आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। और खबर है उत्तरकाशी से, जहां चारधाम होटल एसोसिएशन के आह्वान पर चारों धामों में सरकार का विरोध कर पुतला दहन किया गया। होटल एसोसिएशन ने हनुमान चौक पर चारधाम यात्रा में पंजीकरण के विरोध में सरकार का पुतला दहन कर जिला अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और इसे समाप्त करने की मांग भी की। होटल एसोसिएशन अध्यक्ष श्री शैलेंद्र सिंह मटूरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने चारधाम यात्रा को फ्लॉप करने, गढ़वाल की उपेक्षा का आरोप लगाकर चार धाम की आजीविका को चोट पहुंचाने का काम किया है।
तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी में सरकार का पुतला दहन किया गया है और लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि होटल एसोसिएशन के आह्वान पर ये विरोध प्रकट किया गया। उत्तरकाशी में सरकार का पुतला दहन किया गया है। भारी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए। मौसम खराब था, उसके बावजूद भी लोग छतरी लेकर अपने घरों से बाहर निकले और यहां सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। और चलिए रामनगर की बात करेंगे, जहां विकास विभाग के अपर सचिव नवनीत पांडे ने सफाई के क्षेत्र में पालिका द्वारा किए जा रहे कार्यों की जहां एक ओर प्रशंसा की है, तो वहीं उन्होंने रामनगर में होने वाले G20 की बैठक को लेकर ग्राम ढिकुली कार्यक्रम स्थल तक सफाई व्यवस्था और फॉरेस्ट एरिया में पड़े कूड़ा कचरे को साफ करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि G20 की बैठक को लेकर इसमें प्रतिभाग करने वाले मेहमानों को अपना शहर स्वच्छ और सुंदर मिलना चाहिए, ऐसा उनका प्रयास है। वहीं उन्होंने बताया कि नगर पालिका को कुछ मशीनें भी प्रदान की जाएंगी जो कि सफाई व्यवस्था में काफी कारगर साबित होंगी। आज की जो आज ये भ्रमण के दौरान देखा गया है, मुख्यतः नगर पालिका को यहाँ के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक प्रबंधन के लिए जिम्मेवारी दी गई है G20 के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि नगर पालिका ने काफ़ी अच्छा काम किया है। यहाँ पे हमारे कुछ पोल्स रिलोकेट होने थे बिजली के, वो भी रिलोकेट कर दिए गए हैं। इनको निर्देश भी दिए गए हैं कि जो यहाँ से लेके जो कार्यक्रम स्थल हमारा ताज या नमा है, वहाँ तक भी जो रास्ते में जो मार्ग में जो भी कूड़े या फॉरेस्ट के एरिया में है, कहीं अन्य क्षेत्रों में है, उनको भी ये अभियान स्वरूप चलाकर कार्यक्रम से पहले इसको समापन करेंगे। हम लोग कुछ अच्छी मशीन्स भी खरीद रहे हैं इस बीच में, तो शायद संभवतः कार्यक्रम से पहले रामनगर को कुछ अच्छी गॉबलर मशीन्स या जटायु मशीन्स भी दी जाएगी और हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारा कार्यक्रम है उसमें पूर्ण स्वच्छता बनी रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।